नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग। आज का टॉपिक क्या है? प्लांट ब्रीडिंग। सो प्लांट ब्रीडिंग क्या है? ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या होता है? मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज़। ये जो प्लांट स्पीशीज़ है इसका मैनिपुलेशन किया जाता है ताकि डिज़ायर्ड क्वालिटी का प्लांट टाइप्स मिले, सो दैट वी गेट द बेटर यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लांट ब्रीडिंग में थोड़ा सा प्लांट स्पीशीज़ का थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि अच्छा क्वालिटी वाला, अच्छा प्रोडक्शन देने वाला और डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ मिले, इसलिए प्लांट ब्रीडिंग करना है। तो जो प्रोसेस यहाँ पर होगा दिस टेक्निक्स में क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ द प्योर लाइन्स। जो भी प्योर लाइन्स है, प्योर लाइन्स मतलब क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स, सेम टू सेम कंडीशन, मतलब कोई चेंजेस नहीं, वेरिएशन नहीं। सो क्रॉसिंग ऑफ द प्योर लाइन्स, देन आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ द प्लांट्स। जो भी प्लांट्स है उसका आर्टिफिशियल सिलेक्शन होना चाहिए ताकि जो जो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ है उसको मिला के नया वाला प्लांट जो आएगा उसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होंगे। डिज़ायरेबल मतलब जो हम लोगों को चाहिए, ऐसा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएगा। सो दैट प्रोसेस, सो क्रॉसिंग ऑफ द प्योर लाइन्स, देन आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अच्छा वाला क्वालिटी को सिलेक्ट करो, एंड तीसरा स्टेप वो प्लांट्स प्रोड्यूस करना जिसमें हम लोगों को अच्छा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चाहिए क्या? रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस एंड हाई यील्डिंग एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स। डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मनचाहा कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोल रहे हैं ये क्या है? दिस इज़ रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जो प्लांट्स उगेंगे बाद में वो एनवायरमेंटल जो भी कंडीशन होगा उसको फेस कर सके, ऐसा कैपेसिटी वाला होना चाहिए। दूसरा, रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस। पैथोजेंस कौन है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड व्हाट? पैथोजेंस। तो इससे भी रेजिस्टेंट होना चाहिए कि प्लांट्स को कोई बीमारी ना हो। और हाई यील्डिंग एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स, जिसके लिए कर रहे हैं ना ये प्रोसेस ब्रीडिंग, तो उसमें तो यील्डिंग या प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड डिजीज से रेजिस्टेंस और क्वालिटी अच्छा होना, क्वांटिटी में भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके ना ये प्लांट ब्रीडिंग सफल होगा। तो यही वाला प्रोसेस मेंटेन करते हैं ताकि ये जो चाहिए हम लोगों को ये मिल जाए। तो नेक्स्ट वी कम टू द स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। व्हाट आर द स्टेप्स? और ये जो प्लांट ब्रीडिंग है ये जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल कंपनीज में ही होता है। घर में बैठ के प्लांट ब्रीडिंग नहीं करते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो करके फिर ये करते हैं। तो अभी हम लोग स्टेप्स के बारे में देखेंगे इन द प्लांट ब्रीडिंग। व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1 इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। इसमें क्या होता है, दिस इज अ मेजर स्टेप एंड कोई भी प्लांट ब्रीडिंग का टेक्निक हो, इसमें पहला स्टेप तो यही है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें क्या किया जाता है, पहले से जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी है इन द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको कलेक्ट करना है। प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी का कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन है इसका पहला पॉइंट, जिसमें वैराइटीज कलेक्ट करना है, इसको अच्छी तरीके से प्रिजर्व भी करना पड़ेगा। उसका दूसरा टिप है इवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोगों ने हटा के रखा है, कलेक्ट करके रखा है, उसका इवोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जानकारी नहीं मिलेगा कि किसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो आगे का प्रोसेस बढ़ेगा, मतलब अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए इवोल्यूशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। एंड तीसरा है कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म कलेक्शन। So what is this germ plasm? This is the entire collection of the plants or the seeds also. Plants or seeds कुछ भी कलेक्ट कर सकते हैं। entire collection, plants और seeds का entire collection, जिसमें हर तरह के varieties हो in the chromosomes which gives all the characteristic features. So इस collection का नाम क्या है? germ plasm collection. बहुत अच्छी तरीके से इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या है। दिस इज द एंटायर कलेक्शन ऑफ द प्लांट्स और द सीड्स हैविंग ऑल द वेरिएशंस, ऑल द डाइवर्स जीन्स, ठीक है, ऑल द अलग अलग जो वेरियस जीन्स है उसका कलेक्शन। तो ये जर्म प्लाज्म कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीडिंग प्रोग्राम में जर्म प्लाज्म कलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नंबर 2 पॉइंट इज इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का भी इवोल्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट का भी इवैल्यूएशन करना है, जो जर्म प्लाज्म लिया है उसका इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन करने से डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स में है कि नहीं, और कौन सा डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को चाहिए कॉम्बाइन करने के लिए, ये मिल जाएगा। सो इवैल्यूएटिंग द जर्म प्लाज्म इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। अच्छी तरीके से जर्म प्लाज्म को इवैल्यूएट करना है ताकि कौन सा कैरेक्टर्स चाहिए ये हम लोगों को मिल जाए। देन आफ्टर द सिलेक्शन द सिलेक्टेड प्लांट्स आर हाइब्रिडाइज्ड, मतलब दोनों का फ्यूजन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, सेल्फ पॉलिनेशन। सो पहले तो पहचान लेना कि पेरेंट्स में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो 2 पेरेंट्स सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इनका हाइब्रिडाइजेशन मतलब ब्रीडिंग करवाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट नंबर 3 इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। सो यहाँ पर 2 पेरेंट्स चाहिए होंगे, हाइब्रिडाइजिंग 2 पेरेंट्स चाहिए जिनका हाइब्रिडाइजेशन कराना है। दे विल बी जेनेटिकली कॉम्बाइनिंग टुगेदर एंड दे विल फॉर्म द प्लांट। दोनों प्लांट को सिलेक्ट करना है पेरेंट्स को, फिर जेनेटिकली कॉम्बाइन कराने से फिर नया वाला प्लांट प्रोड्यूस होगा विच विल बी कॉल्ड एज द हाइब्रिड वन। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया जा सकता है, प्रोसेस में क्या है, पहले तो पोलेंस को कलेक्ट करो प्लांट से, फिर इसको स्टिग्मा में डालो, डिज़ायरेबल प्लांट से, मतलब डिज़ायरेबल प्लांट का फ्लावर सिलेक्ट करके पोलन लो, उसको फिर एक दूसरा डिज़ायरेबल फीमेल में स्टिग्मा में, फीमेल पेरेंट का स्टिग्मा में यहाँ पर डालो पोलेंस को। सो अभी कॉम्बिनेशन के लिए रेडी होना पड़ेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो पोलन स्टिग्मा में डालने से फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है एंड मे नॉट गिव द डिज़ायरेबल कैरेक्टर। बीच में कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, सो जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर चाहिए मे बी इट कैन नॉट कम। सो देयर आर ओनली 1 चांस इन 100 और देयर आर ओनली फ्यू हंड्रेड्स इन 1000। चांसेस काफ़ी रेयर है। ये क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक टाइम कंज्यूमिंग भी है और चांसेस ऑफ गेटिंग द डिज़ायरेबल वन इज़ वेरी रेयर। नेक्स्ट वी कम टू द हेडिंग सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। तो फिर इसके बाद क्या करना है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। इसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को जो चाहिए इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस प्लांट्स आर सिलेक्टेड अमॉन्ग द प्रोजेनी, जो ऑफस्प्रिंग आया है इनमें से प्लांट्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द हाइब्रिड्स, सो दैट वी गेट द बेस्ट क्वालिटी इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो बेस्ट क्वालिटी वाला प्रोजेनीज, हाइब्रिड वाला विथ डिजायर्ड कॉम्बिनेशन, इनको सिलेक्ट करना है, दैट इज द सिलेक्शन। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, सो जो प्रोजेनी अच्छा वाला है उसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब ऑफस्प्रिंग, और फिर इनका कॉम्बिनेशन से क्या होगा, दे विल ईट द प्लांट्स दैट आर सुपीरियर दैन बोथ द पेरेंट्स। बिकॉज ये क्या है, हम लोग हाइब्रिड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, इधर ऑलरेडी हाइब्रिड फॉर्म है तो उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उनका जो ब्रीडिंग होगा तो दैट विल गिव द हाइब्रिड विगर, और दिस इज कॉल्ड व्हाट, हेटेरोसिस। क्लियर? सो दिस प्रोसेस इज टू गेट the plant which is superior than both the parents। दोनों पेरेंट्स ही सुपीरियर होगा, ऐसा वाला सिचुएशन में ये दिखाई देता है कि हाइब्रिड सिलेक्शन हुआ है। होगा टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन। ये सब टेस्ट फॉलो करने के बाद जब बेस्ट क्वालिटी वाला मिल जाएगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट, इवैल्यूएशन ऑफ द क्वालिटी की जो बनाया है वो अच्छा है कि नहीं, फिर यील्ड प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है कि नहीं, डिजीज रेजिस्टेंट है कि नहीं, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस रेजिस्टेंट है कि नहीं, इन सब के ऊपर ध्यान देना है, फिर इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन से क्या होता है कि बेस्ट वाला क्वालिटीज़ अगर मिला है तो उसको आइसोलेट कर सकते हैं, तो इनमें से आइसोलेट करके अलग करके फिर इनको रिसर्च फील्ड में ग्रो किया जाता है। पहले तो इवैल्यूएशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, देन दे आर ग्रोन इन द रिसर्च फील्ड्स। फिर रिसर्च फील्ड्स में ग्रो होने के बाद इनका सब रिकॉर्ड लिया जाता है, फिर टेस्टिंग किया जाता है उसके बाद कि
कैसा ग्रो हुआ है, इसका डिजीज रेजिस्टेंट है कि नहीं, क्वालिटी कैसा है, ये सब टेस्टिंग किया जाएगा। फिर फील्ड में टेस्टिंग के बाद अलग अलग लोकेलिटीज़ में भेजे जाएंगे, अलग अलग लोकेशंस इन द कंट्री। दिस क्रॉप्स विल बी सेंड सो दैट वेयर दे कैन ग्रो, दैट हैज़ टू बी फाउंड आउट। सो अलग अलग लोकेशंस में भेजे जाएंगे, वहाँ पर ग्रो करना इसके लिए मुमकिन है कि नहीं। लगभग 3 सीजन तक इसको ग्रो किया जाएगा, उसके बाद मार्केट में रिलीज़ करते हैं। तो पहले तो फाइंड आउट करेंगे, इवैल्यूएशन, उसके बाद रिसर्च फील्ड्स में ग्रो किया जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग लिया जाएगा कि कैसे ग्रो कर रहा है, उसके बाद टेस्टिंग किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, दे विल बी सेंड टू डिफरेंट लोकेलिटीज इन द कंट्री सो दैट टू सी वेदर दे आर ग्रोइंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस और नॉट, देन दे विल बी रिलीज्ड in full bulk so that the farmers can avail this for the better production. फार्मर्स को तो मिलना चाहिए ना, जो ब्रीडिंग किया है उसके बाद का जो भी फसल आया है उसको फार्मर्स को देना है, ताकि बाद में जाके जो प्रोडक्शन आएगा वो बहुत ही अच्छा हो। इसी प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। दिस इज़ द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। हाँ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जब पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हो रहा था, तब उसी समय 1940s एंड 70s में इसका टर्म क्या दिया गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन, which involves the development of high yielding varieties of the crop. So the agricultural production has increased worldwide due to this different types of plant breeding methods, and this is called what, green revolution. And father of green revolution is Norman E. Borlaug. And Dr. M.S. Swaminathan was the father of Indian Green Revolution. दोनों का नाम जानना ज़रूरी है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इंडिया में बहुत सारे रिसर्च के साथ जुड़े हुए थे, ताकि क्रॉप का डेवलपमेंट कैसे हो, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स कैसा होगा, सो दैट हाई यील्डिंग वैरायटीज़ कैन बी गिवन। ठीक है, अभी कुछ क्रॉप्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं जो कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के नाम से जाना जाता है। जैसे कि व्हीट, सोनालिका, कल्याण सोना, ये सब हाइब्रिड वैरायटीज़ है। राइस में जया, रत्ना। शुगर केन, दोनों शुगर केन है, जैसे सैकरम बारबेरी एंड सैकरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, तो ये दोनों शुगर केन, सैकरम बारबेरी इन नॉर्थ इंडिया एंड सैकरम ऑफिसिनेरम इन साउथ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया का शुगर केन है बारबेरी, एंड सैकरम ऑफिसिनेरम नॉर्थ इंडिया का नहीं है, ये साउथ इंडिया का है। सैकरम बारबेरी नॉर्थ इंडिया का, सैकरम ऑफिसिनेरम साउथ इंडिया का क्या है, शुगर केन। ठीक है, तो ये जो दो शुगर केन है, इसमें नॉर्थ इंडिया का जो सैकरम बारबेरी है ये लो शुगर कंटेंट वाला है। इसमें क्या है, शुगर कंटेंट लो। शुगर केन क्या होता है, मीठा होता है ना, तो इसमें शुगर कंटेंट है जो सैकरम बारबेरी का नॉर्थ इंडिया का, इसमें लो शुगर है। और साउथ इंडिया में क्या है, थिक स्टेम्स एंड हाई शुगर कंटेंट, ये हाई है शुगर कंटेंट में। सैकरम ऑफिसिनेरम फ्रॉम साउथ इंडिया ये हाई है, हाई शुगर कंटेंट। ठीक है, अब दोनों को मिलवाया जाता है, दीज आर क्रॉस्ड, बारबेरी एंड ऑफिसिनेरम आर क्रॉस्ड, देन व्हाट हैपेंड, दे आर गिविंग द हाइब्रिड वेराइटीज विथ थिक स्टेम एंड ऑल्सो हाई शुगर कंटेंट। इसका थिक स्टेम है, हाई शुगर कंटेंट है, ये लो शुगर कंटेंट है। तो दोनों का मतलब क्रॉसिंग से क्या मिल रहा है, हाई शुगर कंटेंट वाला विथ थिक स्टेम्स क्रॉसिंग के बाद मिल रहा है। क्योंकि ये हम लोग को क्या चाहिए था, हाई शुगर कंटेंट वाला शुगर केन ही चाहिए था। सो दोनों को मिलवा देते हैं, फिर एक हाइब्रिड टाइप का था जिसमें हाई शुगर कंटेंट दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट प्लांट ब्रीडिंग डज। Then we have the millets, which are also having high yielding varieties like high yielding varieties of maize, jowar, bajra. These are all called millets. So इनका भी high yielding varieties मिलता है जो कि प्लांट ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। प्लांट ब्रीडिंग किस लिए करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग करेंगे फॉर, नंबर 1 इज फॉर
डिजीज रेजिस्टेंस मतलब ये जो हम लोग कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग किस लिए कर रहे हैं, ताकि प्लांट्स को कोई बीमारी ना हो. सो दिस इज फॉर द डिजीज रेजिस्टेंट. सो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड व्हाट, पैथोजेंस, है ना. तो पैथोजेंस जैसे कि फंगी, they will create what type of disease, brown rust, red rot of sugarcane, late blight of potato. ये सब diseases का नाम है caused by fungi. बैक्टीरियल डिजीज में साइट्रस कैंकर, ब्लाइट ऑफ राइस, वायरस में टोबैको मोजाइक वायरस, टर्निप मोजाइक वायरस. ठीक है, ये सब डिजीज थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने अभी देखा है कि फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज एंड वायरल डिजीज. सो व्हाट आर द स्टेप्स इन मेकिंग द डिजीज फ्री प्लांट्स. जैसे स्टेप में क्या होगा, पहले तो ये सिलेक्ट करना है कि जर्म प्लाज्म को सिलेक्ट करना है कि जो डिजीज रेजिस्टेंट हो. ये तो कॉमन है ना, इजी है कि हम लोग को डिजीज रेजिस्टेंट चाहिए तो जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है उसका जर्म प्लाज्म सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना. तो सिलेक्शन ऑफ द जर्म प्लाज्म फॉर डिजीज रेजिस्टेंस. फिर क्या करना पड़ेगा, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी का हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिलन करवा जाएगा, हाइब्रिड क्रॉसिंग करवा जाएगा. अब जो हाइब्रिड आएगा उसका सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन भी कराना पड़ेगा. इवैल्यूएशन से पता चलेगा कि आइदर जो टेस्ट हमने किया है ये ठीक है कि नहीं, और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स बेटर दिखा रहा है वो इवैल्यूएट करना है. देन टेस्टिंग कराना पड़ेगा कि वेदर डिजीज फ्री हो रहा है, हुआ है कि नहीं. अगर डिजीज फ्री हो गया है, डिजीज रेजिस्टेंट हो गया है, तो वी कैन रिलीज इट इन द मार्केट इजीली, है ना. तो इसमें टॉपिक क्या है, इसमें प्रोसेस क्या है कि डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका जो फ्यूजन है इसको कराना है. सो दो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी प्लांट्स को लेके मिक्स करने से जो अलग आएगा वो हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड दैट विल गिव द डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, जिसको टेस्ट करने के बाद मार्केट में छोड़ सकते हैं. ओके, इज म्यूटेशन ब्रीडिंग. अब म्यूटेशन, व्हाट इज दिस म्यूटेशन? म्यूटेशन इज द चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ द जीन्स. अब देखो, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करके पेरेंट्स से चाइल्ड तक कौन लेके आते हैं? क्रोमोसोम्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स विच विल कैरी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड. तो जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स. क्रोमोसोम्स कंटेन व्हाट? जीन्स. तो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स करने वाले कौन? दिस जीन्स. एंड जीन का बहुत सारे बेस सीक्वेंसेस होते हैं. तो अचानक से कोई भी सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज हो जाना, उसका क्या मतलब होता है? म्यूटेशन. ओके, सो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कैरी करने वाले यूनिट्स, जीन्स, वहाँ पर अगर कुछ चेंजेस हो जाएगा बेस सीक्वेंस में, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? म्यूटेशन. दिस विल गिव व्हाट? जेनेटिक वेरिएशन. ठीक है, तो बेस सीक्वेंसेस से क्या मिलेगा? जेनेटिक वेरिएशन मिलेगा. और नया कैरेक्टर जो आएगा दैट विल बी एब्सेंट इन द पेरेंटल जनरेशन, क्योंकि वो कैरेक्टर्स नहीं था पेरेंट्स में, तो अचानक से वो जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है तो वेरिएशन आ जाएगा, कुछ अलग ही कैरेक्टर आ जाएगा इसमें. ठीक है, तो इसको कैसे किया जाएगा? वी हैव टू चेंज द जेनोटाइप ऑफ द plants by any type of inductions, that is called what? Induced mutation. कुछ ना कुछ डाल के केमिकल्स हो, रेडिएशंस हो, इसको देने से म्यूटेशन हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड म्यूटेशन. फोर्सिबली अगर म्यूटेशन कराने का कोशिश कर रहे हैं artificially by the use of chemicals or radiation, this is called what? Induced mutation. So induced mutation कराने से फिर इसको क्या बोलेंगे? म्यूटेशन ब्रीडिंग. तो उसका स्टेप्स में क्या है इंड्यूस ब्रीडिंग में? नंबर 1 इज इंड्यूस म्यूटेशन, नंबर 2 इज स्क्रीनिंग एंड नंबर 3 इज क्लीनिंग, सेलेक्टिंग द प्लांट. सो इंड्यूस म्यूटेशन में केमिकल्स या रेडिएशन देके जीन में थोड़ा सा बेस सीक्वेंस में थोड़ा सा गड़बड़ किया जाता है. उसके बाद इसका स्क्रीनिंग की डिजायर्ड वैराइटीज जो है उसको अलग करने का कोशिश करेंगे, और देन सिलेक्टिंग द प्लांट जो कि फार्दर ब्रीडिंग में काम आ सके, वैसा वाला प्लांट को सिलेक्ट करना पड़ेगा. ब्रीडिंग इसलिए भी करवाया जा सकता है टू शो द रेजिस्टेंट टू द पेस्ट और द इंसेक्ट. ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट है कि नहीं, इंसेक्ट उसको खत्म कर सकता है कि नहीं, तो ऐसा वाला रेजिस्टेंट जो आएगा दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस टू पेस्ट और इंसेक्ट्स. जैसे कि
पूसा गौरव एक हाइब्रिड टाइप का मास्टर्ड है जो इंसेक्ट से ख़राब नहीं होते, एफिड्स जिसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस टू एफिड्स, वन टाइप ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, एफिड्स, तो इससे ख़राब नहीं होते। तो एक्चुअली में बेसलाइन क्या है कि जो भी प्लांट ब्रीडिंग हम लोग कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ताकि डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, ताकि पेस्ट रेजिस्टेंट हो, और जो हम लोगों को क्रॉप से प्रोडक्शन मिल रहा है उसका क्वालिटी अच्छा हो, क्वांटिटी भी अच्छा हो, है ना, तो इसलिए ही प्लांट ब्रीडिंग किया जाता है। सो नाउ वी कम टू बायो फोर्टिफिकेशन। ये भी टर्म देखने से बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्या है, द क्रॉप्स आर ब्रीडेड विद हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एंड ऑयल्स। यहाँ पर जो ब्रीडिंग प्रैक्टिस होगा ना, तो इसमें फोर्टिफाई किया जाएगा क्रॉप्स को विद द विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एंड ऑयल। फोर्टिफाई मतलब एडिशन, ऐड करके, ठीक है। सो दिस ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है कि इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाला प्लांट्स मिल जाए। इसमें हम लोग ब्रीडिंग कराने के टाइम में विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ऑयल्स इसको फोर्टिफाई या ऐड करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोगों को जो भी क्रॉप्स मिलेगा दैट विल बी ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी। हाउ न्यूट्रिशनल क्वालिटी विल बी इम्प्रूव, न्यूट्रिशन में बहुत ही अच्छा होगा जो क्रॉप आएगा, जैसे प्रोटीन एंड ऑयल कंटेंट ज़्यादा होगा और आयरन का कंटेंट ज़्यादा होगा, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन सबका कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा टाइप का क्रॉप्स ग्रो करने का प्रोसेस का नाम क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन। उसमें से एग्जांपल्स कुछ दे रहे हैं, जैसे एटलस 66 इज अ वीट वैरायटी जिसमें हाई प्रोटीन होता है। तो ये मतलब ब्रीडिंग बायोफोर्टिफिकेशन मेथड्स में ग्रो किया गया है एटलस 66। आयरन फोर्टिफाइड राइस भी है इसमें, विच कंटेन्स 5 times increased iron than the common varieties of rice that we consume. So biofortified rice लेने से क्या होगा, we'll get the iron which is 5 times more than the common form of rice that we are taking daily. जैसे कि फिर वेजिटेबल्स में देखो, विटामिन ए रिच कैरेट, स्पिनच, पम्पकिन, वैसे विटामिन सी बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, बिटर गोट एक्स्ट्रा करके इनका ग्रोथ किया जाता है, ताकि जब हम लोग इसको खाते हैं तो उनसे हम लोगों को जैसे विटामिन सी बिटर गोट से मिलेगा, मस्टर्ड से मिलेगा, दिस आर ऑल फोर्टिफाइड, बायो फोर्टिफाइड एंड देन दे आर ग्रोथ। प्रोटीन एनरिच्ड में बीन्स है, गार्डन पीज है, ठीक है। तो ऐसा वाला टाइप्स का जो ग्रोथ है, मतलब फोर्टिफाइड एडेड विद द विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एंड ऑयल्स, दिस इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन। This is single cell protein, or we can also say in short from SCP, single cell protein. So this is what, this is the source of mixed protein that we get from the cells or any cultured organism. The source of proteins that we get from the cells or from any cultured organism. कोई भी organism से या cell से जो proteins मिलता है, that is called what, single cell protein. सो ये सप्लीमेंट की तरह काम करता है, और अगर खाने में प्रोटीन ठीक से नहीं मिल रहा है तो सिंगल सेल प्रोटीन लेने से हम लोगों को वैसा वाला प्रोटीन मिल जाएगा जो कि खाने में ज़रूर होना चाहिए था, ठीक है। तो दिस एक्ट्स एज व्हाट, सप्लीमेंट। विथ फूड वी कैन टेक दिस सो दैट वी कैन गेट द रिक्वायर्ड प्रोटीन। सो दिस इज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम व्हाट, ऑब्टेन फ्रॉम सम कल्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और द सेल्स। Okay, so like yeast, like fungi, bacteria, algae, from there we can get the single cell proteins. Now the advantages of single cell protein, number one is fast growing. Single cell protein if you have to obtain, मिलने से बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका ग्रो करता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन देता है। ये दिस कैन लेबोरेटरी में भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरीज। दिस कैन ऑल्सो बी ग्रोन ऑन द वेस्ट वाटर, जहाँ तहाँ वेस्ट पानी है वहाँ पर ग्रो करा सकते हैं इसको। सिंगल सेल प्रोटीन विल प्रोवाइड फूड दैट इज रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स। ये जो फूड मिलेगा दिस विल एक्ट एज अ सप्लीमेंट, जिसमें फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन सब कुछ मिलेगा। दिस ऑल्सो रिड्यूस द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर या खेती करने में जितना
काम करना पड़ता है, जितना टाइम लगता है उससे काफ़ी ज़्यादा कम समय में प्रोटीन हम लोग को मिलेगा। जैसे 250 ग्राम ऑफ मिथाइलोफाइलस बैक्टीरियम से 25 टन्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा एक ही बार में। तो ये एग्रीकल्चरल प्रोसेस में थोड़ा सा कम प्रेशर डालेगा, सो कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, इसलिए सिंगल सेल प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। Next we come to the plant tissue culture. This is the technique of maintaining and growing the plant cells, tissues or organs. This is the technique of maintaining and growing the plant cells, tissues or organs. यहाँ पर प्लांट का सेल्स है, टिश्यूज है एंड ऑर्गेन्स को मेंटेन किया जाता है अंडर सम न्यूट्रिएंट मीडियम। सो फर्स्ट प्रोसेस क्या है? फर्स्ट स्टेप, some part of the plant is taken which is called what? Explant. Some part of the plant is taken for the process which is called the explant. और एक्सप्लांट से नया प्लांट आने का पूरा चांसेस होता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? टोटीपोटेंसी। टर्म्स याद रखने का कोशिश कीजिए। एक्सप्लांट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज टेकन आउट एंड इट कैन बी ग्रोन इन द टेस्ट ट्यूब इनटू अ न्यू प्लांट। This is the capacity of this explant to grow into the new plant which is called the totipotency. जो प्लांट का हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्लांट। और इस प्लांट का हिस्सा जो है ये कैपेबल है कि नया प्लांट्स में फॉर्म हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? द टोटीपोटेंसी। अब एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवा जाएगा विच शुड बी कार्बन रिच, that should contain sucrose, vitamins, growth regulators, inorganic salts. से मिट्टी की तरह काम करेगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडिया जो आएगा उसमें क्या देखा जाएगा कि कार्बन सोर्स है, तो दैट इज सुक्रोज दैट विल कंटेन विटामिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, और बिल्कुल भी मिट्टी की तरह काम करेगा सॉइल एज सॉइल। सो एक्सप्लांट्स को न्यूट्रिएंट मीडिया में डाला जाता है दैट कंटेन्स द रिच सोर्स ऑफ कार्बन दैट इज सुक्रोज and this will act as laboratory soil. So उसके बाद धीरे धीरे इसका यहाँ पर ग्रो होगा। सो इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन आ जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन शॉर्ट ड्यूरेशन, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? माइक्रो प्रोपगेशन। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे पौधे आ जाएंगे बहुत ही कम समय में, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? माइक्रो प्रोपगेशन। अब जो भी प्लांट्स आएगा दैट विल बी जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, जेनेटिकली बिल्कुल भी सेम होगा पेरेंट्स जैसा। जो भी प्लांट्स इस प्रोसेस में से आएगा दैट विल बी जेनेटिकली सिमिलर, एक ही जैसा होगा पेरेंट्स के जैसा। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सोमा क्लोन्स। द प्लांट्स दैट आर हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लाइक द पेरेंट्स आर कॉल्ड व्हाट? सोमा क्लोन्स, ठीक है। तो प्रोसेस में क्या है, एक प्लांट से थोड़ा हिस्सा लिया जाएगा, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला जाएगा, देन दे स्टार्ट टू ग्रो इन द न्यूट्रिएंट मीडिया एंड बहुत सारे पौधे जो है कुछ ही समय में आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? माइक्रो प्रोपगेशन। और जो भी आएंगे ऑफस्प्रिंग्स वो जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स होंगे, तो इसके लिए इसका नाम क्या होगा? सोमा क्लोन्स। Now we will tell about the advantages. So here, what are the advantages of the plant tissue culture? A large number of plants can be grown at the same time. बहुत सारे पौधे आ जाएंगे। जो अगर डिजीज प्लांट्स है उनमें से हेल्दी प्लांट्स भी मिल जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ मेरिस्टेम कल्चर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरिस्टेम कल्चर। डिजीज्ड प्लांट से भी हेल्दी प्लांट्स मिल सकता है बाय मेरिस्टेम कल्चर। सो मेरिस्टेम कल्चर में क्या होता है? एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम से हम लोग अगर एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम को देखेंगे, दीज आर फ्री फ्रॉम द पैथोजेंस। सो यहाँ पर क्यों नहीं यहाँ पैथोजेंस होंगे? क्योंकि यहाँ पर कोई वास्कुलर सप्लाई नहीं होता है। सो हम लोग वहाँ से एक्सप्लांट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मेरिस्टेम कल्चर। एपिकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी मेरिस्टेम, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं मेरिस्टेम्स, क्योंकि यहाँ पर पैथोजेंस ग्रो नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर वास्कुलर कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं है।
प्लांट्स विदाउट सीड कैन बी मल्टीप्लाइड, इस प्रोसेस में प्लांट्स जो सीड्स नहीं है वो भी मल्टीप्लाइड यहाँ पर हो जाएगा. एंड दिस आर यूजफुल वेयर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पर तो एक्स प्लांट को लेके फिर न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाया जा रहा है ना, तो इसके लिए यहाँ पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अगर किसी में नहीं है तो यहाँ पर इसका यूज देखा जा सकता है. नेक्स्ट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. दो डिफरेंट स्पीशीज का, अलग अलग स्पीशीज का प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, ठीक है, विच विल गिव व्हाट, द हाइब्रिड वेराइटीज. ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर. सो द प्रोसेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट of the somatic cells of different species of the plants is called what, somatic hybridization. Somatic means body cells. Fusion of gametes nahi, fusion of the other cells than the gametes, the cells that are present in the body. So ये somatic fusion है, that is also called somatic hybridization. So single cells are taken from the selected plants. एक एक सेल सिलेक्टेड प्लांट से लिया जाता है, उसके बाद उनका जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट करवाया जाता है. बाहरी हिस्सा जो सेल का, इन द प्लांट सेल इट इज कॉल्ड व्हाट, सेल वॉल. सो इट इज डाइजेस्टेड. देन व्हाट विल हैपन, दिस विल एक्सपोज द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म को खुला छोड़ देगा. कवरिंग प्रोटोप्लाज्म का क्या है, सेल वॉल. तो सेल वॉल को अगर डाइजेस्ट करवा देंगे तो प्रोटोप्लाज्म ओपन हो जाएगा. अब प्रोटोप्लाज्म ओपन हो जाएगा तो they will be taken out, protoplasm, and then the fusion of the protoplasm will be done in the nutrient medium under the laboratory condition. So this nutrient medium will be a fluid which contains what, polyethylene glycol or PEG solution. Okay, सो बहुत ही ईजी है, मतलब सिंगल सेल्स को आइसोलेट करके ले लेंगे, उसके बाद सेल वॉल को ख़त्म कर देंगे, डाइजेस्ट करवा देंगे, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को हटा के फिर प्रोटोप्लाज्म को ले लेना पड़ेगा. प्रोटोप्लाज्म को आइसोलेट करके फिर दोनों प्लांट्स का जो सेल को जो लिया है दोनों प्लांट से, उनका फ्यूजन करा देंगे इन द न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर लैबोरेटरी कंडीशन. और उसमें से न्यूट्रिएंट मीडियम जो लैबोरेटरी कंडीशन में होगा, दिस कैन बी इंड्यूस्ड बाय द केमिकल विच इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन, PEG solution. Okay, this process is called what, somatic hybridization, which is the union between the प्रोटोप्लास्ट ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज. और हाइब्रिडाइजेशन क्यों, क्योंकि दोनों बेस्ट क्वालिटी का मिक्सचर करा रहे हैं, तो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड व्हाट, हाइब्रिड. ओके, विद दिस वी फिनिश एंड this chapter, that is we have completed this chapter of strategies for enhancement in food production. This was a very easy chapter and मुझे लगता है सभी को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. थोड़ा बहुत प्लांट टिश्यू कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ध्यान देना और वीडियो के साथ चैप्टर में जो भी लाइन्स है उसको कोरिलेट कर लेना. So thank you, and in the next class we will be starting with the next chapter.